सेंटर ऑफ ग्रुप जी, कल डेफिनेशन बताया था कि जी के जो एलिमेंट है, जी के सारे एलिमेंट के साथ कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं, बस उनका कलेक्शन सेंटर ऑफ ग्रुप जी कहलाता है। ठीक है, ये बताए थे कि जेड सेंटर ऑफ ग्रुप जी, तो यहाँ पे जेड बिलोंग इन जी सच दैट जेड एक्स इज इक्वल टू एस जेड फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन जी। ठीक है, यानी जी के वे एलिमेंट जेड का कलेक्शन जो एलिमेंट जी के सारे एलिमेंट के साथ कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं, वे ग्रुप जी का सेंटर कहलाता है। यह कि सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट का कलेक्शन ग्रुप जी का सेंटर कहलाता है, कल ही बताए थे। ठीक है, अब हमको ये प्रूव करना है कि जेड एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो जेड को नॉर्मल सब ग्रुप से प्रूव करने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि जेड एक सब ग्रुप है, और फिर दिखाना पड़ेगा कि नॉर्मल सब ग्रुप है। क्योंकि कोई सब ग्रुप ही नॉर्मल सब ग्रुप बन सकता है। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स नॉर्मल सब ग्रुप नहीं बन सकता। उसके लिए कंडीशन क्या है कि सब ग्रुप होना आवश्यक है। तो पहले सब ग्रुप दिखाएंगे, इसके बाद नॉर्मल सब ग्रुप उसको दिखा देंगे। ठीक है, तो लिखो थ्योरम सेंटर द सेंटर जेड ऑफ ग्रुप जी, थ्योरम द सेंटर जेड ऑफ ए ग्रुप जी ऑफ ए ग्रुप जी इज नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ऑफ जी। ठीक है, तो लिखो प्रूफ। गिवन जेड इज सेंटर ऑफ ग्रुप जी, सेंटर ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, दैट इज जेड इज इक्वल टू जेड बिलोंग इन जी सच दैट जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स जेड फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन जी। ये ग्रुप जी का सेंटर है। ग्रुप जी के उन एलिमेंट जेड का कलेक्शन जो जेड जी के सारे एलिमेंट के साथ क्रमनिर्णय नियम का पालन करते हो, कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं। देन वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट जेड इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, जेड इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। जेड ग्रुप जी का क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो जेड को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि जेड क्या है? एक सब ग्रुप है। इसके बाद नॉर्मल सब ग्रुप। तो जेड को पहले क्या दिखाना पड़ेगा? सब ग्रुप। तो सब ग्रुप दिखाने का क्या तरीका है? यदि एच को सब ग्रुप दिखाना हो तो एच के दो एलिमेंट लेते हैं, ए और बी, और यदि पहला एलिमेंट और दूसरे के इनवर्स का गुणनफल एच को बिलोंग कर गया तो एच सब ग्रुप हो जाता है। थ्योरम पढ़ चुके हैं। किसी ग्रुप का कॉम्प्लेक्स एच ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी बिलोंग इन एच, तो ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन एच। ठीक है, तो जेड को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने के लिए Z1 और Z2 जेड के दो एलिमेंट लेंगे और दिखाएंगे कि Z1 इंटू Z2 का इनवर्स बिलोंग इन जेड। इट मीन्स जेड इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। ठीक है ना। तो यदि हम जेड का कोई भी एलिमेंट लेंगे, मान लो Z1 लेते हैं, तो Z1 भी जी के सारे एलिमेंट के साथ कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा, यानी Z1 S बराबर S Z1। यदि हम Z2 जेड का एलिमेंट लेंगे तो Z2 भी क्या करेगा? Z2 S बराबर S Z2, यानी वो उस कंडीशन को फॉलो करवे कर आप करेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रुप जी की। ठीक है, तो हम पहले एलिमेंट लेंगे जेड के दो एलिमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सो दैट, लिखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सो दैट, वी सो दैट। सबसे पहले हमें दिखाना होगा
कि Z इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, Z इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, Z ग्रुप G का क्या है, सब ग्रुप है। तो लेट स्मॉल Z1 और Z2 बिलोंग इन कैपिटल Z, तो एम्प्लाइज क्या होगा, Z1X इज इक्वल टू एक्स Z1 एंड Z2X इज इक्वल टू एक्स Z2, एक्स Z2 एक्स Z2 है ना, फॉर ऑल X बिलोंग इन G होगा। नाउ Z1X Z2X इज इक्वल टू एक्स Z2 को लेकर चलते हैं, फॉर ऑल X बिलोंग इन G। तो हम क्या करते हैं, Z2 के इन्वर्स के लेफ्ट साइड में गुणा कर देते हैं, तो Z2 का इन्वर्स Z2X, और यहाँ पे क्या होगा, Z2 का इन्वर्स एक्स Z2 फॉर ऑल X बिलोंग इन G। अब Z2 और Z2 का इन्वर्स E बन जाएगा कि नहीं, E बन जाएगा ये, तो E, तो इसको लिख दो Z2 का इन्वर्स और Z2 एक ब्रैकेट में पर लिख लो और फिर X, और ये क्या होगा, Z2 का इन्वर्स एक्स Z2, Z2 का इन्वर्स एक्स Z2, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, Z2 का इन्वर्स Z2 मिलके E हो गया, तो E X बराबर Z2 का इन्वर्स एक्स Z2, X बराबर क्या होगा, Z2 का इन्वर्स एक्स Z2, Z2 का इन्वर्स एक्स Z2। ये Z2 के इन्वर्स लेफ्ट साइड में गुणा किए हैं, तो राइट साइड में भी करना था, हम थोड़ा स्टेप छोड़ दिए थे, जैसे ये लाइन के बाद मिटा दो थोड़ा सा। Z2 का इन्वर्स Z2X है ना, तो Z2 का इन्वर्स इधर ही, हाँ Z2 का इन्वर्स X और Z2 का इन्वर्स, ठीक है। तो Z2 का इन्वर्स Z2 इधर मिला दो, S Z2 का इन्वर्स Z2 का इन्वर्स X, ये क्या होगा, Z2 का इन्वर्स, तो ये E हो जाएगा, ये भी E हो जाएगा, तो E X Z2 का इन्वर्स Z2 का इन्वर्स X, और ये क्या होगा, E, ठीक है। तो क्या होगा, X Z2 का इन्वर्स इज इक्वल टू Z2 का इन्वर्स X, ये आ गया। तो जो एलिमेंट है G के सारे एलिमेंट के साथ कॉम्पिटिटिव लॉ को होल्ड करने लगता है, वो एलिमेंट Z का कहलाता है। तो इससे बात ये साबित हो गई कि Z2 का इन्वर्स किसका एलिमेंट हो गया, Z का, क्योंकि G के सारे एलिमेंट के साथ कॉम्पिटिटिव लॉ को होल्ड करने लगा, फॉर ऑल X बिलोंग इन G, फॉर ऑल X बिलोंग इन G। इट मीन्स Z2 का इन्वर्स बिलोंग इन Z, Z2 का इन्वर्स बिलोंग इन Z, ठीक है। अब देखो नाउ Z1 और Z2 के इन्वर्स X, अब X के लेफ्ट साइड में हम Z1 और Z2 के इन्वर्स लगाते हैं, तो S के राइट साइड में भी Z1 Z2 का इन्वर्स आ जाए, तो इसका मतलब S के सारे एलिमेंट के साथ Z1 और Z2 का इन्वर्स भी कॉम्पिटिटिव लॉ को होल्ड करने लगा। जो एलिमेंट कॉम्पिटिटिव लॉ को होल्ड करने लगते हैं वही तो Z के एलिमेंट कहलाते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि Z1 और Z2 का इन्वर्स Z का मेंबर है, तभी ना इसको कह पाएंगे कि सब ग्रुप है। जिसको हम Z का मेंबर प्रूव करना चाहते हैं उसको ये दिखा दें कि वे एलिमेंट
जी के सारे एलिमेंट के साथ कॉम्पिटेटिव लॉ को होल्ड करता है। ठीक है, तो हम S के लेफ्ट साइड में Z1 Z2 के इन्वर्स का मल्टीप्लाई करते हैं और राइट साइड में भी S के आ जाए Z2 Z2 का इन्वर्स, तब हम कहेंगे कि Z1 और Z2 का इन्वर्स जी के सारे एलिमेंट के साथ कॉम्पिटेटिव लॉ को होल्ड करता है, इसलिए Z1 Z2 का इन्वर्स भी Z का मेंबर है। तो ऐसी कंडीशन में Z1 और Z2 बिलोंग इन Z के लिए Z1 इंटू Z2 का इन्वर्स बिलोंग इन Z दिखाने में कामयाब हो जाएंगे तो Z कहलाएगा सब ग्रुप। ठीक है, इसलिए हम इस पर विचार कर रहे हैं। किस पर विचार कर रहे हैं? Z1 और Z2 के इन्वर्स S पर। हमारा मकसद ये है कि S के राइट साइड में आ जाए Z1 Z2 का इन्वर्स, इसको सॉल्व करने से। ठीक है, तो इस पर्पज से हम काम में जुट गए। ठीक है, तो क्या करें, इसको Z1 लिखो और इसको लिख दो Z2 का इन्वर्स X है, और ये इक्वेशन लिख लो A। अब इक्वेशन A से क्या लिख दोगे? Z2 का इन्वर्स X जहाँ है वहाँ X Z2 का इन्वर्स लिख सकते हो। देखो ना यहाँ इक्वेशन A से जहाँ Z2 का इन्वर्स X है वहाँ लिखा जा सकता है X Z2 का इन्वर्स, कि नहीं? तो लिख देते हैं Z1 X Z2 का इन्वर्स। अब इसी को क्या लिख सकते हैं? इसको कॉम्पिटेटिव एसोसिएटिव ला लगाओ। Z1 X एक साथ लिख दो, Z1 X और ये Z2 का इन्वर्स। अब Z1 भी Z का मेंबर है ना, यह भी तो S के सारे एलिमेंट के साथ कॉम्पिटेटिव लॉ को होल्ड करेगा, तो Z1 S को S Z1 लिखा जा सकता है, नहीं? यहाँ लिखे तो हैं Z1 S को S Z1, तो जहाँ Z1 S है वहाँ क्या लिखा जा सकता है? S Z1 X। ये Z2 का इन्वर्स है ही, इसको क्या लिख दें? X और फिर Z1 और Z2 का इन्वर्स। तो आ तो गया Z1 Z2 का इन्वर्स लेफ्ट साइड में था तो राइट साइड में आ गया। तो जो एलिमेंट जी के सारे एलिमेंट के साथ कॉम्पिटेटिव लॉ को होल्ड करने लगते हैं वो एलिमेंट किसके एलिमेंट कहलाते हैं? कैपिटल Z के। ठीक है, तो यहाँ देखो Z1 और Z2 का इन्वर्स S के साथ कॉम्पिटेटिव लॉ को होल्ड करने लगा, जबकि S क्या है? आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, किसका? जी का। तो सारे एलिमेंट के साथ क्या करने लगा? कॉम्पिटेटिव लॉ को होल्ड करने लगा Z1 Z2 का इन्वर्स। ठीक है, क्या मिला? यही ना मिला। Z1 और Z2 का इन्वर्स X इज इक्वल टू X Z1 Z2 का इन्वर्स। इट मीन्स Z1 और Z2 का इन्वर्स बिलोंग इन कैपिटल Z। तो सिंस फॉर Z1 और Z2 बिलोंग इन कैपिटल Z, we get Z1 और Z2 का इन्वर्स बिलोंग इन Z। इट मीन्स कैपिटल Z इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G फॉर ऑल X बिलोंग इन G। Z1 it means capital Z is subgroup of group G, subgroup of group G। लिख लेते ना। अब क्या आता है? अब ये प्रूव करना है कि नॉर्मल सब ग्रुप है। Now we have to show that capital Z is normal subgroup of group G। ठीक है ना। नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने का क्या तरीका है? जैसे आपके पास जी एक ग्रुप है, H एक सब ग्रुप है,
एच को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना हो तो क्या दिखाना पड़ता है, एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंगिंग एच, यही ना। जबकि एच स्मॉल एच का एलिमेंट है, एक्स जी का एलिमेंट है। तो हमको दिखाना है जेड को नॉर्मल सब ग्रुप, तो जेड का कोई एलिमेंट लेते हैं स्मॉल जेड बिलोंग इन कैपिटल जेड और एक्स बिलोंग इन जी, तो क्या दिखाना पड़ेगा, एक्स जेड एक्स इनवर्स बिलोंग इन जेड, तो जेड क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब, यही ना। तो देखो नॉर्मल सब ग्रुप, नाउ वी हैव टू शो दैट जेड इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। तो ये दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट एक्स बिलोंग इन जी एंड स्मॉल जेड बिलोंग इन कैपिटल जेड, देन वी सी दैट एक्स जेड एक्स इनवर्स, तो क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हो, एक्स जेड को क्या लिख सकते हो, जेड एक्स, क्योंकि जेड सेंटर ऑफ ग्रुप जी का एलिमेंट है तो कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा। तो जेड एक्स को एस जेड लिखा जा सकता है, एक्स जेड को जेड एक्स लिखा जा सकता है, और ये एक्स इनवर्स लिख लो। अब इसको क्या लिख सकते हो, जेड एक्स एक्स इनवर्स, जेड ये ई, तो क्या हो गया जेड, और जेड तो जानते हो कि जेड का मेंबर है, ठीक है। तो क्या हुआ, implies x belong in G, h z belong in Z, z belong in Z implies x और z x inverse belong in Z। ठीक है, it means Z is normal subgroup of group G. It means Z is normal subgroup of group G. Z is normal subgroup of group G. लिख ले, आगे थ्योरम तो प्रूव होगा ग्रुप जी का सेंटर जो होता है नॉर्मल सब ग्रुप होता है ग्रुप जी का। क्वेश्चन है, सो दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ एन abelian group, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन abelian group, so that every subgroup of an abelian group is normal subgroup, is normal subgroup। क्या कहता है, एवरी सबग्रुप ऑफ एन abelian ग्रुप, कोई ग्रुप यदि abelian है तो उसका जो सबग्रुप होगा हर हाल में नॉर्मल सबग्रुप होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे आप जानते हो कि G इज इक्वल टू 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, एक abelian ग्रुप है और इसका एक सब ग्रुप H इज इक्वल टू क्या है 1 - 1,
तो ये H क्या होगा, ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, केवल सब ग्रुप भर नहीं होगा। तो यदि क्यों, क्योंकि ये ग्रुप जी क्या है, आबेलियन ग्रुप है। तो आबेलियन ग्रुप के जितने सब ग्रुप होते हैं वे सब नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप। क्यों, क्योंकि हम इसका कोई एलिमेंट लेते हैं, 1 बिलोंग इन H और आयोटा बिलोंग इन जी। तो 1 के लेफ्ट साइड में आयोटा का, राइट साइड में आयोटा के इनवर्स का गुणा करेंगे तो आएगा क्या, आयोटा इंटू 1 इंटू आयोटा इनवर्स माइनस आयोटा होता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस 1, इसको सॉल्व करो तो 1 आएगा। 1 H का एलिमेंट है, H का एलिमेंट है कि नहीं। तो यहाँ आ तो रहा, देखो 1 आयोटा का इनवर्स बिलोंग इन H फॉर ऑल आयोटा बिलोंग इन G। तो इसलिए H क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, तो नॉर्मल सब ग्रुप क्यों है, क्योंकि आबेलियन ग्रुप का सब ग्रुप है इसलिए। तो अब ये प्रूफ करना है, स्टैंडर्ड ये तो एग्जाम्पल की मदद से दिखा दिए। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाना है कि आबेलियन ग्रुप का जो सब ग्रुप होता है अनिवार्यतः क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। किसका, आबेलियन ग्रुप का सब ग्रुप। आबेलियन ग्रुप का सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो लिखो, लेट G बी abelian group solution, let G be an abelian group। H is and H be a subgroup of group G। Then we have to prove that H is normal subgroup of group G। लिख ले। तो let H belong in H, S belong in G, then we see that क्या देखते हैं, X H X इनवर्स। तो क्या लिखेंगे, X इनवर्स H। क्यों, क्योंकि H X इनवर्स को हम S इनवर्स से लिख सकते हैं क्योंकि ग्रुप G क्या आबेलियन ग्रुप है। ठीक है, since G is an abelian group therefore H X इनवर्स बराबर X इनवर्स H। वही तो लिखा गया। अब देखो X और X इनवर्स क्या होगा, एक साथ कर लो, ये हो जाएगा EH, तो हो गया H, H बिलोंग इन H। इसका मतलब क्या हुआ, X X इनवर्स बिलोंग इन H for all X belong in G, H belong in H। It means H is normal subgroup of group G। It means H is normal subgroup of group G। It means H is normal subgroup of group G। H is normal subgroup of group G। लिख लिए। अब जैसे मान लो G क्या है, एक ग्रुप है 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, है ना। H एक नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप G का 1 माइनस 1।
ठीक है। तो जितने राइट कोसेट बन सकते हैं, तो क्या क्या राइट कोसेट बनते हैं? एक H1 बनेगा, एक H आयोटा बनेगा, है ना। H-1 किसके बराबर है होता है ना, दिखा चुके हैं। दो राइट कोसेट या तो आइडेंटिकल होते हैं या फिर डिसजॉइंट। H माइनस आयोटा, ये तो दोनों इक्वल होते हैं। डिसजॉइंट राइट कोसेट जो है H1 H आयोटा, तो इसका एक सेट बना दें तो इसको कहेंगे G/H। इसको कहते हैं कोशिएंट ग्रुप। क्या कहते हैं? कोशिएंट ग्रुप। कोशिएंट ग्रुप किसे कहेंगे? जी एक ग्रुप है, H उसका एक नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। तो H के ऑल राइट कोसेट, डिसजॉइंट राइट कोसेट का जो कलेक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट, जानते भी हो तो दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट होता है। थर्ड थ्योरम है नॉर्मल सब ग्रुप की। हाँ, HA इंटू HB इज इक्वल टू क्या होता है? HAB। N लिखे थे क्या? NA इंटू NB, तो NAB। तो दो नॉर्मल सब ग्रुप का दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट होता है, इफ एंड ओनली इफ H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, ठीक है। तो यदि H नॉर्मल सब ग्रुप है तो HA इंटू HB बराबर HAB। दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट होता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट ऑल डिसजॉइंट राइट कोसेट का कलेक्शन एक क्या होता है? ग्रुप बनाता है। उस ग्रुप को कहते हैं कोशिएंट ग्रुप। क्या कहते हैं? कोशिएंट ग्रुप। जी एक ग्रुप है, H उसका एक नॉर्मल सब ग्रुप है। H के जितने राइट कोसेट का डिसजॉइंट राइट कोसेट का जो कलेक्शन होगा, H के ऑल डिसजॉइंट राइट कोसेट का कलेक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट एक ग्रुप बनाता है, ठीक है। ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कोशिएंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप। कोशिएंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप, उसको G/S से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? S से डिनोट करते हैं। G/S से डिनोट करते हैं। तो लिखो कोशिएंट ग्रुप की डेफिनेशन। कोशिएंट ग्रुप, तो लेट G be a multiplicative group, multiplicative group, and N be a normal subgroup of group G, of group G, then collection of all disjoint right coset, all disjoint right coset of N in G is form a group with respect to multiplication of coset, binary operation, this group is called quotient group. It is denoted by G/N, that is G/N is equal to NA such that A belong in G। जितने डिसजॉइंट राइट कोसेट हैं उनका कलेक्शन क्या कहलाएगा? कोशिएंट ग्रुप, ठीक है। तो इसके ये कोशिएंट ग्रुप कहलाता है। कोशिएंट ग्रुप विभाग समष्टि,
It is also called factor group. It is also called factor group. Also called factor group. खंड समूह फैक्टर कहलाता। लिख लिए। लिखिए। थ्योरम prove that G upon N is equal to NA such that A belong in G is a group with respect to multiplication of coset, multiplication of coset binary ऑपरेशन जी अपॉन एक ग्रुप होता है। वहाँ तो हम अंधा विश्वास किए थे, यहाँ दिखाते हैं अब है ना कि जी अपॉन एन कैसे ग्रुप है, चारों प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि नहीं करता। तो यहाँ पे लिखो प्रूफ। तो गिवन collection of all disjoint right coset of n in G is G upon n is equal to NA such that A belong in G। that is, इसी को ऐसे लिख सकते हैं G अपॉन एन, इसके जो मेंबर हैं क्या होंगे एन ए, एन बी, एन सी, एन ई, ऐसे। एन ई डैश डैश है ना। देन वी हैव टू प्रूव दैट वी have to prove that G upon N is a group with respect to multiplication of coset, ठीक है। तो to prove it we have to show that multiplication of coset, to prove it we have to show that multiplication of coset binary operation satisfy the following properties। operation satisfy the following properties। to prove it we have to show that multiplication of coset binary operation satisfy the following properties। पहला जीवन को क्या बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर एक्सियम्स। क्लोजर प्रॉपर्टी तो क्या लिखेंगे लेट
एन ए और एन बी बिलोंग इन जी अपॉन एन, देन वी सी दैट एन ए इंटू एन बी इज इक्वल टू एन ए बी। क्योंकि ये नॉर्मल सब ग्रुप है तो दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट होबे हो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस एन इज नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सो प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज अगेन राइट कोसेट, सो प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट is again a right coset। ठीक है, एंड ए बिलोंग इन जी और बी बिलोंग इन जी तो इम्प्लाइज ए इंटू बी बिलोंग इन जी तो एन ए बी बिलोंग इन जी अपॉन एन, एन ए बी बिलोंग इन जी अपॉन एन। ए बी जी के एलिमेंट बी जी के एलिमेंट जी ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी से इंटू बी बिलोंग इन जी तो ये भी एक जी का एलिमेंट होगा तो एन ए बी क्या होगा क्वेश्चन ग्रुप का एलिमेंट जी अपॉन एन का एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो एन ए बी बिलोंग इन जी अपॉन एन, हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई, हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई इन जी अपॉन एन। अब क्या देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। G2 एसोसिएटिव लॉ, लेट तीन एलिमेंट लेना पड़ेगा एन ए एन बी एन सी बिलोंग इन जी अपॉन एन, देन वी सी दैट क्या लिखेंगे एन ए और एन बी इंटू एन सी, इसको क्या लिख सकते हैं एन ए बी इंटू एन सी, इसी को क्या लिख सकते हैं एन ए बी ऑफ ए सी, इसी को क्या लिख सकते हैं एन ए इंटू बी सी, इसी को क्या लिख सकते हैं एन ए एन बी सी, इसी को क्या लिख सकते हैं एन ए एन बी एन सी। आ तो गया, ये दो ब्रैकेट में थे तो लास्ट वाले दो ब्रैकेट में हो गए। ठीक है, इट मीन्स G2 is also satisfied in G upon N, it means G2 is also satisfied in G upon N। ठीक है, अब क्या देखेंगे G3 एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है ना। तो क्या करोगे लेट तो क्या लिखोगे सिंस एन इज इक्वल टू एन ई, एन इज इक्वल टू एन को एन ई लिख सकते हैं क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। कैसे, जैसे मान लो एच इज इक्वल टू क्या है 1 - 1, अब एच के साथ 1 का मल्टीप्लाई कर दो तो वही एलिमेंट रहेगा कि नहीं।
यस सर, हर एलिमेंट में 1 का मल्टीप्लाई करो वही ना रहेगा। यस सर, वही है। तो H1 इज इक्वल टू H है तो यस सर, तो N इज इक्वल टू N ई, यस सर, N इज इक्वल टू N ई। तो फॉर ऑल N ए बिलोंग इन G अपॉन N, वी सी दैट क्या आएगा N ए N ई इज इक्वल टू N ए ई इज इक्वल टू N ए इज इक्वल टू N ई N ए। इसका मतलब क्या हुआ, N ए में N ई का गुणा करने से N में कोई फर्क नहीं पड़ा, यस सर, नहीं पड़ा। ठीक है, चाहे लेफ्ट साइड में गुणा करें चाहे राइट साइड में। तो N ई क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ G अपॉन N में, यस सर, ठीक है। इट मीन्स N इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन G अपॉन N। इट मीन्स N ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन G अपॉन N। अब क्या करेंगे, G4 एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, यस सर, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, तो क्या लिखोगे, तो फॉर ऑल N ए बिलोंग इन G अपॉन N, देयर एग्जिस्ट N ए इनवर्स बिलोंग इन G अपॉन N सच दैट क्या होगा, N ए इंटू N ए का इनवर्स इज इक्वल टू N ए इनवर्स इज इक्वल टू N ई इज इक्वल टू N ए इनवर्स N ए, ठीक है। इसका मतलब N ए और N ए का इनवर्स करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, N ए का इनवर्स N ए करने से भी आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। तो N ए का इनवर्स N ए का इनवर्स एलिमेंट, यस सर, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है यस सर, हाँ, इन दो एलिमेंट के बीच ऑपरेशन लगाने से। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट होंगे यस सर, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है इसलिए, यस सर, ठीक है। इट मीन्स N ए इनवर्स इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ N ए। फॉर ऑल N ए बिलोंग इन G अपॉन N। इसका मतलब G के हर एक एलिमेंट के लिए इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस हो रहा है। 10 G अपॉन N इज ए ग्रुप, 10 G अपॉन N इज ए ग्रुप। दिस ग्रुप इज कॉल्ड quotient group or factor group। This group is called quotient group या factor।